हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की यह साइंस की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सब चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर आप सब हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई स्कूल इंटर बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। आप लोगों को 6 कंडीशन पढ़ाया गया होगा या फिर नहीं पढ़े होंगे, तो आज की यह क्लास में आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा और आप सब कभी इसको भूलने वाले नहीं हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा और लास्ट तक वॉच करिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें कंडीशन में 6 कंडीशनों को लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। सेकंड है वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो ऐसे से मैं 6 कंडीशनों को आप लोगों को आज बताऊंगा और फिगर के माध्यम से अच्छे से उसको फिगर तैयार करके आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो चलिए, इसके सबसे पहले किसी भी दर्पण कोई भी हो, अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कुछ नियम और शर्तों को, उसको माइंड में कंसेप्ट को बनाए रखना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग उस शर्त को जान लेते हैं कि आखिर किस नियम से यह सब प्रतिबिंब हमारे बनते हैं। ठीक है, तो मैं सभी 6 कंडीशन को आपको बारी बारी से सबको बता दूंगा। तो देखिए, हमारा फर्स्ट जो कंडीशन आता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक शर्तें। देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक शर्तें, कि जो हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको रट करके याद कर लेते हैं, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को बिना रटे सिखा दूंगा। तो देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। पहले हम सब इन नियम को, 3 नियम को अच्छे से जान लेते हैं, फिर उसके बाद बारी बारी से सभी कंडीशनों को अच्छे से फिगर के माध्यम से सीख लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, तो और सेकेंड हमारा क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं या लौट जाती हैं। ठीक है, हमारा जो थर्ड है कंडीशन, देखिए इसमें तीसरा नियम हमारा है, अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो चलिए, हम लोग बारी बारी से 6 कंडीशन को अच्छे से सीखते हैं। तो हमारा जो पहला कंडीशन है वो आपका है, तो आपका फर्स्ट कंडीशन था कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जानने से पहले आप लोग पहले सेकेंड क्वेश्चन को अच्छे से जान लेंगे, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं सेकेंड वाले कंडीशन को बताऊंगा। तो चूँकि एक सेकेंड वाला कंडीशन में आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, हर एक मैटर को आप क्लियर कर पाओगे। तो देखिए, सेकेंड हमारा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर को समझते हैं, इसका आंसर आप खुद ही निकाल लोगे। तो देखिए, ये हमने क्या किया है कि एक गोलीय दर्पण यहाँ बनाया है, जो हमारा अवतल दर्पण है, और इसके बैक साइड पॉलिश कर दिया गया है, चूँकि कि यहाँ से आने वाले प्रकाश किरणें फिर उधर आर पार न निकल पाएँ। तो ये आपका एक दर्पण हो गया। इस दर्पण का नाम भी रख देते हैं, चलिए, मिरर M1, और ये आपका हो गया M2। तो दर्पण के मध्य में यहाँ देखिए जो आया है, इसको कहते हैं ध्रुव, पोल। ठीक, और जो हमारी ये रेखा खींची हुई है, इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप समझिए, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। आप लोगों को ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं देखने को मिलेगा, तो आप सब खाली लास्ट तक वीडियो को वॉच करिएगा। तो मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या हो जाता है, आपका मुख्य अक्ष। तो इस वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब देखिए, मुख्य अक्ष के यहाँ बाजू में हमने क्या लिखा है, फोकस। और फोकस के बगल में क्या होता है, वक्रता केंद्र C। ठीक है, तो कंडीशन आपका था कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो देखिए, आपका वक्रता केंद्र यहाँ है, वक्रता केंद्र के इधर जो भी होता है ये हमारा अनंत होता है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी एक वस्तु रख दी जाए, तो देखिए हमने क्या किया, वक्रता केंद्र और अनंत इधर है, तो इसके बीच में कहीं भी एक वस्तु रख दी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु A B इसका नाम रख दिया गया है। तो हमने क्या किया था कि आपको पहला जो शर्त बताया था कि यही बताया था कि मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। तो देखिए, मुख्य यहाँ हमारा वस्तु है, तो जब यहाँ से किरण जाएगी, जैसे दर्पण के सामने आप खुद ही खड़े हो जाइए और अपनी आँख से देखिए दर्पण में, तो किरण आपकी से सीधी जाएगी। तो वही है, मुख्य अक्ष हो गया, के समांतर चलने वाली किरणें
परावर्तन के पश्चात। परावर्तन क्या होता है कि दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है, वापस आना, वही क्या कहलाता है, परावर्तन। तो देखिए ये दर्पण गया और यहाँ क्या हुआ, टकराया। यहाँ देखिए दर्पण से टकराया और टकरा कर देखिए, पहला नियम आप लोगों को मैंने ये बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई और दर्पण से टकराई, टकराने के बाद एक किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के चली जाएगी। एक कंडीशन था, पहला हमारा जो था नियम यही था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती हैं, फोकस से। और दूसरा का मैंने बताया था कि वक्रता केंद्र से, देखिए ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें गई तो परावर्तन के पश्चात जब दर्पण से टकराती हैं तो टकरा करके उसी दिशा में जैसे आई थी वैसे फिर क्या करती हैं, वापस लौट जाती हैं। तो देखिए मैंने एरो बनाया है कि ऐसे किरण आई वक्रता केंद्र से, दर्पण टकराई, टकराने के बाद फिर इसी दिशा में, देखिए उल्टा एरो बना दिए फिर उधर, तो उल्टी दिशा मतलब जहाँ से आई थी वहीं अपनी दिशा में क्या होती है, वापस चली जाती है। तो प्रतिबिंब दोस्तों कब बनता है, जब परावर्तन वाली दो किरणें, परावर्तन की कितनी किरणें, दो किरणें जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो जहाँ कटान बिंदु मिलता है वहीं हमारा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए एक मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस होकर गई और एक वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, ठीक है, उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। तो देखिए दर्पण से टकराई और वापस गई, एक किरण ये हो गया। और देखिए टकराने के बाद आ रही है ना, तो देखिए जब दोनों किरण जहाँ प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। हमने यहाँ वस्तु का नाम रखा था ए बी और प्रतिबिंब का नाम रख दिया ए डैश बी डैश, तो आपका प्रतिबिंब बन गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, फिगर खींच करके आप लोगों को किरण आरेख कहेगा कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसा, किस आकार का प्राप्त होगा, किरण आरेख के माध्यम से दर्शाइए। ठीक है, आप लोगों को 4 नंबर में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को एक फिगर ड्रॉ कर लेना है। तो आप लोगों को मैं, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती हैं और दूसरा नियम क्या था हमारा कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहाँ परावर्तन की किरणें काटती हैं, मतलब जो दर्पण से टकराने के बाद जो किरण आती है वहीं पर जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पूछ लेगा कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा, किस आकार का प्राप्त होगा। तो देखिए आपका वस्तु जितना बड़ा वस्तु था उससे देखिए लंबाई में आपका छोटा बना है। देखिए इतना बड़ा था और लंबाई में कितना बड़ा, छोटा बन गया, छोटा बनाना। अब देखिए ये वस्तु सीधा रखा हुआ था लेकिन जस्ट इसका उल्टा यहाँ प्रतिबिंब बन गया, उल्टा बना है और रियल में हम लोगों को वास्तविक में प्रतिबिंब दिख रहा है बनना। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि जब वस्तु, ठीक है, देखिए यहाँ मैंने लिख के बताया भी है। देखिए वस्तु अनंत तथा वक्रता, ऐसे आप लोग को लिखना भी है कि वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, रियल में बन रहा है, उल्टा बना था, अभी मैंने बताया कैसा बना, उल्टा बना, तथा वस्तु से छोटे आकार का प्राप्त होगा। तो जितना बड़ा वस्तु था उससे क्या बना, छोटे आकार का। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को मैं पहले क्वेश्चन क्यों लेकर चलता हूँ, जो आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था। देखिए ये पहला नंबर का क्वेश्चन कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, वस्तु कहाँ है, अनंत पर। देखिए तो मैं आप लोगों को फिगर पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसका उत्तर भी दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये दर्पण आपका हो गया, दर्पण का नाम रख देते हैं M1 और ये आपका हो गया M2। ठीक है, वस्तु कहाँ था, अनंत पे। तो मैंने बताया अभी क्या कि वक्रता केंद्र के इधर जो भी होता है ये सब क्या होता है, अनंत। तो ये किरण देखिए मैंने छोटा खींचा है और इधर से आप ला सकते हैं, इधर से। ठीक है, ऐसे। तो देखिए अनंत से आने वाली किरणें, अनंत से आने वाली किरणें देखिए परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं, फोकस से। अभी आप लोगों ने पहला नियम पढ़ा था कि मुख्य अक्ष, देखिए यही मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें हैं, मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं, फोकस से। देखिए एक किरण को लेकर गए, दर्पण टकराया, टकराने के बाद कहाँ से गया, फोकस से। फिर दूसरे की किरण को ले गए, अनंत पे वस्तु है, तो फिर देखिए टकराया, टकराने के बाद कहाँ गया, फोकस से। नीचे भी मैंने बनाया है, ठीक है, देखिए टकराया, टकरा कहाँ गया, फोकस पे। ठीक है, ये भी कहाँ गया, फोकस पे। तो देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें प्रतिबिंब कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बन रहा है दोस्तों। जहाँ परावर्तन वाली किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे हमारा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखिए वस्तु तो जितना बड़ा था बहुत बड़ा होगा,
लेकिन उसका प्रतिबिंब कैसा बना, बिंदु आकार का। देखिए यहाँ बिंदु आकार का सिर्फ बना है, कोई छोटे और बड़े का अभाव नहीं हो रहा है, ठीक है, और रियल में बन रहा है। तो इसका आंसर हम सब कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ कैसे लिखना है, देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बना, और कैसा बना था, बिंदु आकार का बना था। उल्टा या सीधा का कोई अर्थ नहीं होता है, इसमें आप उल्टा सीधा बिंदु आकार का प्रतिबिंब बन गया ऐसे, तो उल्टा सीधा इसमें कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का वास्तविक, बिंदु आकार का, उल्टा या सीधा का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों का दो कंडीशन हो गए। अब मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को तीसरे कंडीशन की ओर। तो आपका तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पर, मतलब सी पर, ठीक है। तो आपको आंसर याद नहीं करना है, फिगर तैयार करके अपने से उसको लिखना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको आंसर को लिख देना है। तो वस्तु कहाँ रखनी है, ध्यान दीजिएगा, माइंड में थोड़ा सा कंसेप्ट बनाइएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर। इस बार हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पे। तो देखिए आपका ये पोल हो गया, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर, इसी पे वस्तु को रख देना है। तो देखिए मैंने ऊपर वस्तु को रखा है, देखिए वहाँ वस्तु लिखे भी हैं ए, और इसका नाम सी था वक्रता केंद्र, तो इसलिए इसको बी नहीं डाले, ठीक है। तो आपका ये देखिए वस्तु हो गया। तो अब देखिए नियम क्या था, पहला मैंने नियम बताया था कि देखिए ये मुख्य अक्ष होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण गई, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, मतलब दर्पण से जब टकराती हैं तो उसके पश्चात कहाँ से जाती हैं, फोकस से। देखिए एरो बना है, किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। और मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है, ठीक है, कोई किरण देखिए फोकस होकर गई और टकरा कर फिर कहाँ चली गई, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर। जो तीसरा मैंने कंडीशन आप लोगों को बताया था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें कहाँ से, तीन नियम मैंने बताया था। एक बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, और दूसरा का मैंने बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें उसी दिशा में कहाँ लौट जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। और तीसरा कंडीशन ये था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती हैं। दूसरा का क्या हो गया कि आपका ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है। और तीसरा का हो गया कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देखिए परावर्तन वाली ये किरण है और परावर्तन वाली ये किरण है, ये दोनों किरण जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए ये दोनों किरण यहाँ पे प्रतिच्छेद की तो हमारा प्रतिबिंब कौन हो गया, ये आपका हो गया CA', ठीक है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन आपका था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो लिखना है दोस्तों कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बना, रियल में बन रहा है, ठीक है। और देखिए जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी बना है, तो वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बन गया। और देखिए वस्तु कैसा था, सीधा था, लेकिन इसको जस्ट उल्टा प्रतिबिंब बन गया, तो यही आपको लिखना है। तो देखिए मैंने ऊपर लिखा भी है, अच्छे से आप लोग इसको सीख लीजिए कि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बना था दोस्तों, वास्तविक बन गया, उल्टा बन गया और वस्तु के बराबर आकार का प्राप्त होगा, ठीक है। आपको अपने से इसको रटना नहीं है, अच्छे से इसको अगर फिगर आप लोग अपने से बनाएंगे तो जहाँ कटना रहेगा वहाँ कट जाएगा, लेकिन तीन नियम आपको याद होने चाहिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती हैं, और एक आपको लिखना है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। तो लेकिन यहाँ देखिए परावर्तन इसका नहीं हुआ, दर्पण गया ही नहीं है, तो तीसरा नियम इसमें लगा लेंगे कि ये फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका ये भी फिगर बन करके तैयार हो गया, ठीक है। आप चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, जो आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है। देखिए वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, वस्तु कहाँ स्थित हो, देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका है, ठीक है, कि वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। तो देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं भी वस्तु को रखना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को मैंने पहले फिगर के माध्यम से दिखा देता हूँ, ये फिगर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, बन नहीं पाया था ढंग से, ठीक है, तो इसको मैंने नीचे बनाया है। देखिए आप लोग यहाँ ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया, फोकस, यहाँ देखिए पोल हो गया, ध्रुव, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है।
तो कंडीशन क्या था कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं भी आप रख दो। देखिए वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, इसके बीच में कहीं भी आप वस्तु को रख सकते हो। यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रख दो, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ वस्तु को रखा है ए बी, वस्तु रख दिए। अब देखिए नियम क्या कहता है। पहला नियम मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे अभी भी बताया था कि दर्पण के सामने आप स्वयं खड़े हो जाओ और आपकी नेत्र से जो किरण निकलेगी कहाँ जाएगी, दर्पण, ठीक है। तो यही वस्तु है, तो वस्तु कहाँ जाएगी, पहले देखिए यहाँ से किरण निकलेगी तो कहाँ जाएगी, दर्पण। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें पश्चात कहाँ से जाती हैं, फोकस से। देखिए फोकस से गई ना, हो गया। अब दूसरा का मैंने क्या बताया था, वक्रता केंद्र से लेकर जाना, लेकिन वक्रता केंद्र पीछे हो गया तो उसको नहीं लेकर जाना है। तो तीसरे के नियम को फॉलो करना है कि देखिए मुख्य अक्ष के, देखिए यहाँ देखिए है ना कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें, फोकस से होकर गई तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। देखिए ये मुख्य अक्ष है तो फोकस से होकर किरण गई है तो इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कब, टकराने के बाद, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए तो ये परावर्तन वाली एक किरण आपकी ये हो गई और परावर्तन वाली एक किरण आपकी ये हो गई। तो जहाँ ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो देखिए आपका वस्तु था ए बी, छोटे आकार का था और जस्ट इससे बड़ा देखिए आपका यहाँ प्रतिबिंब बन गया। छोटा था, प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा। सीधा था, कैसा बना, उल्टा, ठीक है। तो अब आप लिख पाओगे इसका आंसर कि जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वस्तु जितना बड़ा वस्तु था तो क्या लिखोगे, वस्तु से बड़े आकार का प्राप्त होगा और उल्टा प्राप्त होगा। तो देखिए अब आंसर कैसे लिखें हम, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए अपने आंसर की ओर चलते हैं। तो आपका ये आंसर हो गया। देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़े आकार का प्राप्त होगा। तो आपको ऐसे छोटे में आंसर लिख देना है और फिगर तैयार कर लेना है। आप सबको कितने नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर, ठीक है। अब चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। अब आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, वस्तु को अब कहाँ रखना है, फोकस पर। जहाँ एफ होगा वहाँ पर आप लोगों को क्या रख देना है, वस्तु को रख देना है। तो चलिए पहले फिगर को समझते हैं, उसके बाद आंसर को लिखते हैं। तो देखिए आपका ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो अभी अभी कंडीशन क्या करा था कि वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस पर। तो देखिए मैंने यहाँ वस्तु को फोकस पे रख दिया, ये वस्तु हो गया। तो अब देखिए यहाँ से जब देखेंगे तो कहाँ जाएगी प्रकाश किरण, यहाँ जाएगी दर्पण। तो देखिए मुख्य अक्ष आपका ये होता है, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए इसके समांतर है ना, समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से गई, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन को क्या करना है कि वक्रता केंद्र से जाएगी। तो देखिए पहले दर्पण लेकर गए, टकराई, फिर कहाँ से गई, वक्रता केंद्र से गई ना। तो अब देखिए ये परावर्तन वाली किरण, परावर्तन वाली हमारी ये किरण है और परावर्तन वाली ये भी किरण है। तो ये एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद कर रही हैं क्या, नहीं। देखिए समांतर है, सभी जगह दूरियां इसकी क्या है, बराबर है। इसको बढ़ाएंगे तो और आगे इसे समांतर होती चली जाएगी। तो कहीं कट नहीं रहा है दोस्तों। जब कहीं कटेगा नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। जब प्रतिबिंब बनेगा नहीं तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नहीं, लिखेंगे यार, ठीक है। तो देखिए कहीं कटा नहीं, जब नहीं कटा तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए आप लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। वस्तु का प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, पता नहीं कहाँ जाके बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी का कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। अनंत पे तो बनेगा लेकिन वास्तविक बनेगा कि आभासी। आभासी को हम सब यहाँ लिख सकते हैं काल्पनिक, ठीक है। आभासी भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, काल्पनिक, ठीक है। काल्पनिक भी लिख सकते हो। तो आभासी लिखें या तो काल्पनिक। तो वास्तविक और आभासी उल्टा सीधा का कोई अर्थ इसमें नहीं होगा क्योंकि समांतर सभी रेखाएं हैं तो कहीं कट ही नहीं रहा है। तो वास्तविक, ठीक है, या आभासी का कोई अर्थ ही नहीं पैदा होता है, उल्टा सीधा का कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। कहाँ बनेगा, अनंत पे, आभासी और वास्तविक का कोई अर्थ इसमें नहीं होगा, उल्टा सीधा कहीं भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन को, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच कहीं पर हो, कि वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है। तो चलिए अब इसको फिगर में पहले समझते हैं, फिर उसके बाद, ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया पोल, ध्रुव हो गया, ये आपका हो गया फोकस। तो इस फोकस और इस पोल के बीच में आप कहीं भी वस्तु को रख दो, यहाँ भी रखो, यहाँ चाहे जहाँ रख सकते हो। तो मैंने देखिए ए बी यहाँ वस्तु को रखा है, ए बी आपका वस्तु हो गया।
तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गई किरण, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस होकर जाएगी, और एक किरण कहाँ से जाएगी, देखिए एक किरण हमारा वक्रता केंद्र से जाएगी, तो देखिए यहाँ गई, ठीक है। अब देखिए ये भी इधर देखिए इसका, ठीक है, मुंह ज़्यादा खुला हुआ है ना, तो इधर तो कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या काम करते हैं, कल्पना करते हैं। इधर तो पालिश हुआ है, तो पालिश के उस साइड तो किरण जाएगी नहीं, लेकिन हम लोग कल्पना के थ्रू क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि ये किरण इधर आगे की तरफ ऐसे जाती होगी, ऐसे जाती होगी, ये भी किरण आगे तरफ जाती होगी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगी। तो जहाँ काटेंगी वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए आपका वस्तु कैसा था, छोटा था, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन गया, बड़ा, ठीक है। सीधा था, सीधा ही बना है, लेकिन हम लोग किसको क्या किए हैं, कल्पना के थ्रू बनाए हैं, कल्पना किए हैं, आभास किए हैं, महसूस किए हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका ये प्रतिबिंब आभासी बनेगा, अभी भी मैंने बताया कल्पना किए हैं या आभासी लिखें। आभासी देखिए सीधा बना था, उल्टा नहीं बना था, सीधा बना था, और वस्तु से बड़े आकार का प्राप्त होगा। वस्तु छोटा था लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा, तो वस्तु से बड़े आकार का प्राप्त होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो और इन सब 6 कंडीशन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आप उसको एक बार रिपीट करके देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।